साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा अस्थायी विशेष प्रावधान। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा आपके लिए। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें स्टार्टिंग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी प्रावधान यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में उपबंध है इनमें कि अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 यानी कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं में राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। ध्यातव्य है कि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे और अब अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध यानी कि अनुच्छेद 152 एवं 308 सहित किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किसी मॉडिफिकेशन या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघराज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। आगे देखते हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 खा में असम, अनुच्छेद 370 गा में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में, अनुच्छेद 371 चा में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छा में मिजोरम, अनुच्छेद 371 जा में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 झा में गोवा तथा अनुच्छेद 371 इया में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 णा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में उपबंध है। साथियों, मैंने इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको मैं करा रहा हूँ। बड़े ध्यान से रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 371 में। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण यानी कि आर्टिकल 369 राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष के दौरान हेतु मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 जे तक क्रम से महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश
या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों द्वारा प्रवर्तित बने रहना और उनका अनुकूलन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि असम राज्य में। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र तथा गुजरात। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नियम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 इ जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 इ कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने से पहले हम पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था, क्योंकि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब 31 अक्टूबर 2019 से इस राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने से पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान था। यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान भारत के अन्य शीर्ष राज्यों से पृथक था। अब जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते थे। अनुच्छेद 1 जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता था, वहीं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में हैं। विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में उसको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए ये पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता चल सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम
कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या। यानी कि जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के आनुवंशिक शासन को समाप्त कर सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। आगे चलकर जम्मू एवं कश्मीर के संविधान में छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 यानी कि 10 अप्रैल 1965 से प्रभावी द्वारा सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। प्रश्न के विकल्पों में से सही उत्तर उपलब्ध नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथा स्टेटमेंट है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं कालानुक्रम में बात करूं तो सबसे पहले आपका पहला आएगा, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेकंड नंबर पर यानी कि भारत का संविधान लागू हुआ। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा आपका जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथे नंबर पर आएगा आपका जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। यानी कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था तथा इसी दिन संविधान की नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को यानी कि प्रवृत्त हुआ था। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक आपका और इसके पीवाईक्यू कंप्लीट करा दिए हैं और हमारा अगला टॉपिक है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो इस टॉपिक को भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका रिवीजन नोट्स कराऊंगा आपके लिए। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चुनाव आयोग को। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही वे पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है, यानी कि तब से इस आयोग में 3 सदस्य हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, अनुच्छेद 324 की क्लॉज 5 के परंतु के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधार पर ही हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघराज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत सूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि अनुच्छेद 343 के से लेकर अनुच्छेद 243 के से लेकर अनुच्छेद 243 ZA के तहत यानी कि के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। अब तक 5 बार यानी कि 1952, 1963, 1973, 2002 एवं 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा दिया गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थीं, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थीं। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो है मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला प्रश्न है आपका, यानी कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या यानी कि विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 324। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 324। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की क्लॉज 2 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यानी कि पहला कथन है आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
चौथा स्टेटमेंट है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका विकल्प हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, अन्य स्टेटमेंट गलत हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अनुसार वेतन भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले हो, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट यानी कि कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन या संदाय किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, अन्य स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। यानी कि वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन का अनुलाभ मिलते हैं, यानी कि उनके समान ही वेतन मिलता है और जो भी अनुलाभ हैं उनको मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित एवं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियुक्त प्राधिकारी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 5 के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान 6वां है। इस राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर तथा राज्य विधानमंडल अध्यक्ष 14वें स्थान पर आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत यानी कि पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी और डी दोनों हो जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ये कह रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। दूसरा कारण कह रहा है कि आर निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। अतः कथन ए सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है। स्पष्ट है कि कारण आर भी सत्य है, इसी आधार पर कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसी प्रकार कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। वस्तुतः प्रश्न में भाषा तथा विश्लेषण के कारण भ्रम भी है। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट है निर्वाचन आयुक्तों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों सभी को शामिल किया जाए तब कारण आर गलत होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में ही निहित है। इस विश्लेषण के आधार पर भी कारण आर गलत होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें पहला स्टेटमेंट है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। चौथा स्टेटमेंट है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं और तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता। हालांकि अनुच्छेद 356 के क्लॉज 5 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचनों में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान कराना।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित